हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पोस्ट क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय के अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंतिम तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर जानते हैं। वे कौन से कारक हैं जो नए स्पीशीज के उद्भव में सहायक हैं। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वे कौन से कारक हैं जो नए स्पीशीज के उद्भव में सहायक हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर है नए स्पीशीज के उद्भव हेतु वर्तमान स्पीशीज के सदस्यों का परिवर्तनशील पर्यावरण में जीवित रहना है। यह दोस्तों, इन सदस्यों को नए पर्यावरण में जीवित रखने के लिए कुछ बाह्य लक्षणों में परिवर्तन करना पड़ता है। इसलिए अगली पीढ़ी के सदस्यों में शारीरिक लक्षणों में बदलाव दिखाई देने लगते हैं, जो लैंगिक जनन में अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाते हैं। और दोस्तों, इसमें गलत है, हस्तांतरित हो जाते हैं। परंतु यदि नर एवं मादा जीव वर्तमान पर्यावरण में संभोग करेंगे, तब पैदा होने वाली पीढ़ी के सदस्य जीवित नहीं रह सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि नर एवं मादा जीव वर्तमान पर्यावरण में संभोग करेंगे, तब पैदा होने वाले जीव की पीढ़ी के सदस्य जीवित नहीं रह सकेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है, और यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। जिसका उत्तर है दोस्तों हाँ, भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधों के जाति उद्भव का एक प्रमुख कारण है। लक्षण दो प्रकार के पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके दो प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जननकीय लक्षण तथा भौतिक लक्षण। जननकीय लक्षण गुणसूत्रों पर उपस्थित डीएनए के कारण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जननकीय लक्षण गुणसूत्रों पर उपस्थित डीएनए के कारण होते हैं, परंतु भौतिक लक्षण भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, भौतिक लक्षण भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। जननकीय लक्षण अनुकूलित परिस्थितियों में सक्रिय रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जननकीय लक्षण अनुकूलित परिस्थितियों में सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। अतः भौतिक लक्षणों में भिन्नता स्वयं परागित पौधों में विभेदन का प्रमुख कारण होती है। जी हाँ दोस्तों, भौतिक लक्षणों में भिन्नता एवं परागित पौधों में विभेदन का प्रमुख कारण होती है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवाश्म क्या है, वह जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। यह दोस्तों प्रश्न में फिर से सुनिए। जीवाश्म क्या है, वह जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, जीवाश्म प्राचीन समय में मृत जीवों के अवशेष या उन अंगों के ठोस मिट्टी, सेल अथवा चट्टानों पर बने चिन्ह होते हैं, जिन्हें पृथ्वी को खोदने से प्राप्त किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जीवाश्म वैसे वस्तुओं को बोले जाते हैं जो हजारों करोड़ों साल पहले प्राकृतिक आपदा के कारण पृथ्वी के अंदर जीव जंतु पेड़ पौधे दब गए हैं, और वही ठोस मिट्टी, सेल अथवा चट्टानों पर बने चिन्ह होते हैं, जिन्हें पृथ्वी को मिट्टी को खोदने से प्राप्त किया गया है। ये चिन्ह इस बात का प्रमाण है कि ये जीव करोड़ों वर्ष पूर्व जीवित थे, लेकिन वर्तमान काल में लुप्त हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यह इस बात का प्रमाण है कि ये जीव करोड़ों वर्ष पूर्व जीवित थे, परंतु वर्तमान काल में लुप्त हो चुके हैं। इसके बाद है दोस्तों, जीवाश्म उन जीवों के पृथ्वी पर अस्तित्व के प्रमाण हैं। हम इन जीवाश्मों की तुलना वर्तमान काल में विद्यमान समतुल्य जीवों से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों,
हम इन जीवाश्मों की तुलना वर्तमान काल में विद्यमान समतुल्य जीवों से कर सकते हैं। इनकी तुलना से अनुमान लगाया जा सकता है कि उन जीवाश्मों के जीवित स्थिति में क्या विशेष परिवर्तन हुए थे जो जीवधारियों को जीवित रहने के प्रतिकूल हो गए हैं। यह दोस्तों, इनकी तुलना से अनुमान लगाया जा सकता है कि उन जीवाश्मों के जीवित स्थिति में क्या विशेष परिवर्तन हुए थे जो जीवधारियों को जीवित रहने के प्रतिकूल हो गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? ये दोस्तों, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो इसका उत्तर है दोस्तों, वे अंग जिनकी आधारी संरचना समान परंतु कार्य भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होते हैं दोस्तों, समजात अंग कहलाते हैं। लेकिन तितली के पंख तथा चमगादड़ के पंख कार्य में तो समान है परंतु उत्पत्ति में दोनों असमान हैं। जी हाँ दोस्तों, तितली और चमगादड़ के पंख कार्य में तो समान है परंतु उनकी उत्पत्ति और संरचना अलग अलग है, दोनों का असमान है, अतः वे समजात अंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अतः वे समजात अंग नहीं है क्योंकि दोनों का उत्पत्ति और संरचना अलग अलग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन आपस में किस प्रकार परस्पर संबंधित है? प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए। जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन आपस में किस प्रकार परस्पर संबंधित हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों, जीवधारियों का वह समूह जो किसी भौगोलिक परिस्थितियों में रहता है तो दोस्तों जनसंख्या कहलाती है। लेकिन जीवों का वह समूह जो अलग भौगोलिक परिस्थितियों में रहता है तथा वहीं जीवित रहता है उनका समूह अलग जनसंख्या माना जाता है। इन दोनों समूहों में मध्य भी भिन्नताएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों समूहों में मध्य भी भिन्नताएं अलग होती हैं। इन दो समूहों के जीवों में बाह्य सूक्ष्म अंतर होते हैं, फिर भी उनमें जनकीय समानता पाई जाती है। अतः पर वे दोनों जनसंख्या के सदस्य मिलकर एक ही स्पीशीज बनाते हैं। अतः जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन परस्पर अंतर संबंधित हैं। जी हाँ दोस्तों, अतः जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन परस्पर अंत संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक अस्थायी होती हैं। व्याख्या कीजिए, यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है? यह दोस्तों, व्याख्या करना है कि लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसका उत्तर है दोस्तों, लैंगिक जनन में आधे गुणसूत्र पिता से तथा आधे गुणसूत्र माँ से स्थानांतरित हैं। या दोस्तों, लैंगिक जनन में आधे गुणसूत्र पिता से तथा आधे गुणसूत्र माँ से प्राप्त होते हैं। लैंगिक जनन में गुणसूत्रों का विविध रूप से पुनः संयोजन होता है। जी दोस्तों, लैंगिक जनन में गुणसूत्रों का विविध रूप से पुनः संयोजन होता है। अलैंगिक जनन में गुणसूत्रों की खंडित हो जाने पर उसका एक हिस्सा संतति में स्थानांतरित हो जाता है जो विकसित होने पर एक नए जीव को जन्म देता है। यह दोस्तों, जो अलैंगिक जनन गुणसूत्रों के खंडित हो जाने पर उसका एक हिस्सा संतति में स्थानांतरित हो जाता है जो विकसित होने पर एक नए जीव को जन्म देता है। अतः अलैंगिक जनन में संतानों तथा पिताओं में अधिक समानता पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से अलैंगिक जनन में संतानों तथा पिताओं में अधिक समानता पाई जाती है। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में बस इतना ही। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।